नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक समाचार आया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनकी सरकार जो है 14 अगस्त को यानी भारत विभाजन दिवस के रूप में मनाएगी। देखिए, ये बीजेपी की हमेशा, पहले तो मैं चूँकि सत्ता में नहीं थी उतना उजागर नहीं होता था, लेकिन जब से सत्ता में आई है हमारे देश के साथ और हमारे देशवासियों के साथ जो दोगलापंथी, हालांकि ये शब्द कहने में अच्छा नहीं लगता होगा और न हमको कहने में या किसी को सुनने में, इसके लिए भी और भी कुछ माइल्ड या मॉडरेट शब्द हैं। डबल स्टैंडर्ड्स और दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड, ये शब्द, इस सारे शब्द हैं। दोहरा चरित्र, दोहरा मानदंड और डबल स्टैंडर्ड्स। लेकिन दोगलापंथी इसलिए कि जो इनकी कृतियां हैं, इनकी करतूतें हैं, उस दोगलापंथी जो अल्फाज है उससे भी ज़्यादा घटिया हैं। और यही चीज़ जो है, ये बीजेपी की और करतूतें तो इस देश को तकलीफ दे रही हैं। ये दोगलापंथी वाली जो नीति है वो बहुत दुख दे रही है और बहुत कष्टदायक है हमारे अवाम के लिए। उदाहरण के लिए अब आप लोगों के सामने है सीएए पर जो हिंसा हुई, सीएए पर जो हिंसा हुई, खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने कहा कि वो हिंदुत्व की कब्र खुदेगी इसकी छाती पर। तो हम इस तरह की बातें हुई। मैंने बसों में आग लगाई गई। जामिया मिलिया में तो जो है यदि कंडक्टर मैंने सावधानी से न किया होगा तो उस सारे बस के लोग जो है वो मारे गए होते। फिर जो दूसरा फेज चला दिल्ली में जो हिंसा भड़की और फिर शहीन बाग वाला जो है, ये सारे उस प्रकरण हैं। उसमें पीएफआई भी शामिल थी। पीएफआई ने शायद 120 करोड़ रुपया बाहर से मंगाया था, इस तरह से मैंने ये सब दंगा उंगा कराने के लिए। लेकिन ये बीजेपी को भी मालूम है पीएफआई क्या है। पीएफआई एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में रेडिकलाइज करने का, कट्टरवाद जो है पनपाने का एक संगठन है। ये पीएफआई हमेशा जीएनपीसी के साथ, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज के साथ हमेशा वो उसके साथ मिली रहती है। ये बात जो है वो कभी नहीं बताती है बीजेपी। यही उसकी जो है दोगलापंथी है। पीएफआई जब भी कोई चुनाव आता है, कर्नाटक में चुनाव वहाँ आए, पीएफआई के लोग हमेशा जो है इस जीएनपीसी के साथ जो दिखते ही हैं। फोटो भी शेयर करते हुए और साझा करते हुए मिलते हैं पीएफआई जो है।
और उसी तरह पीएफआई का एक विंग है सिमी, और उसी का एक पॉलिटिकल फ्रंट है एसडीपीआई। तो ये सब के सब जो है जीएनपीसी से जुड़े हुए जो है वो तंजीमें हैं। इसका कभी भी बीजेपी नाम नहीं लेती है। यही दोगलापंथी है इसकी बीजेपी की अपने 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 देशवासियों के प्रति। और देखिए उसने जो 120 करोड़ रुपया मंगाए थे पीएफआई ने उस सीए के में हिंसा के नाम पर, उसमें से काफ़ी पैसा ये जीएनपीसी के नेताओं को दिया था। यह भी बीजेपी कभी भी जनता के सामने वो उजागर नहीं करती है। 90 करोड़ रुपया इसको दिया गया था हाँ शायद 90 करोड़ इसको कपिल सिब्बल को। ये तो अखबारों में भी आया था। तो ये कभी कभी पीएफआई, सिमी और एसडीपीआई का नाम तो ले लेगी, लेकिन चूंकि इसकी दोगलापंथी है और देश के साथ गद्दारी है इस जीएनपीसी को बचाने की, यही है उसका। तो कभी भी पीएफआई का नाम ले लेगी। पीएफआई के नाम से जो है कुछ प्रवक्ता आएंगे तो उनके पीछे पड़ जाएगी, लेकिन फिर जीएनपीसी को बचाना है। अब जो इस देश का सबसे बड़ा अपराधी है उसको बचा करके कौन सा राष्ट्रवाद ये चलाना चाहती है बीजेपी और श्री मोदी जी, यह देश को बताएं। देश को उन्हें बताना पड़ेगा कि इतनी घातक और राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही देश के दुश्मन को बचा करके कौन सा राष्ट्रवाद आप चला रहे हैं इस देश में। शाहीन बाग में यही सब जो है, जो देश की दुश्मन ताकतें हैं, जीएनपीसी, वामदल और पीएफआई और इसके लोग हमारी जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की जो माताएं बहनें हैं, उनके दिमाग में उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठा करके उनके दिमाग में जहर भर करके वो बैठा दिया शाहीन बाग में। बीजेपी की दोगलापंथी जरा देखिए, एक भी नेता, बीजेपी का एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता वहाँ गया नहीं बताने के लिए। यानी उनकी नज़रों में वो जो बैठी हुई जो है माताएं बहनें थी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज की, उनकी नज़रों में वो माताएं और बहनें नहीं थी। और उसमें सोशल मीडिया पर जो पोस्टिंग हो रही थी, जो जिस तरह की बातें आ रही थी, कितनी अपमानजनक। तो बीजेपी का न कोई कार्यकर्ता गया, न कोई मंत्री गया, न कोई नेता गया, कोई नहीं गया, बताइए। और वही नहीं, केजरीवाल का भी नहीं, केजरीवाल का भी न तो कोई कार्यकर्ता, न तो कोई उसके पार्टी का वो पदाधिकारी, न तो कोई नेता, न तो उसके सरकार का कोई माने वो प्रतिनिधि या मंत्री, कोई नहीं गया वो। इस तरह से बताइए, हमारे समाज की जो कुछ माताएं बहनें वहाँ पर भले वो उनको बरगला करके उनके दिमाग में उनके दिमाग को जहर भर करके यदि उनको वहाँ पर बिठाया गया है, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है राजनीतिक पार्टियों का कि जाकर उनसे निवेदन करें, समझाएं, उनको सही रास्ते पर उनको लाएं। तो इस तरह की यह दोगलापंथी है बीजेपी की, और उसी तरह दोगलापंथी इसे केजरीवाल की भी है। अच्छा, जो दूसरा दौर चला दिल्ली में हिंसा का, तो पहले वाले दौर में तो जो दिल्ली में हिंसा हुई तो इसी केजरीवाल का एक नेता था अमानतुल्ला, उसके द्वारा कराया गया। और दूसरी बार ताहिर हुसैन। जब भी इन सबों का नाम आया तो ये केजरीवाल जो है, जो ये इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, वो
इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है वो केजरीवाल। तो इन अपने नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन कब निकाला? जब इनका नाम आया मैंने उस हिंसा में, और जबकि इन्हीं से करवाया हो। तो अब लेकिन हिंसा भड़की कैसे? भड़की वैसे कि यही सोनिया गांधी खुलेआम सरेआम रामलीला मैदान से हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, ये तो मैंने पहले भी कहा है, अब शायद थोड़ी समझ आती होगी कि हमारा ये जो तबका है भारतीय समाज का, इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का, ये थोड़ा सा कांग्रेस के या मैंने जीएनपीसी के दुष्प्रचार और अफवाह या झूठ का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो खैर, भारतीय जनता दल आज 2 साल से प्रयास कर रहा है और सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ भी कुछ सद्बुद्धि आ रही है और जीएनपीसी के लोग पहचानना शुरू कर दिए हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन जो दुख की बात रही है कि जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के झूठ, अफवाह और दुष्प्रचार का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार जो हमारा यही हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज बचा होता रहा है। तो यही जान करके इसने सोनिया गांधी ने उनसे कहा, अब ये ऐसा क्यों कर रहे थे कि देश में एक बवाल मचे, हिंसा फैले, ताकि उसी के जरिए ये सत्ता में वापसी करें। अपने सत्ता में वापसी के लिए ही सब कर रहे थे ये सोनिया, राहुल, प्रियंका, और उसमें इस्तेमाल कर रहे थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को, और हमेशा से ये करते आए हैं। तो रामलीला मैदान से इस सोनिया गांधी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को इसने आह्वान किया कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो? घरों में बैठने वाले कायर कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, आंदोलन करो, और अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्टली इस बात के लिए इंसाइट किया, उनको भड़काया और उकसाया हिंसा करने के लिए। तो जो हिंसा हुई उसको भड़काने वाली, उकसाने वाली ये सोनिया है, कराने वाला ये जो है वो केजरीवाल है। ये बीजेपी की दोगलापंथी देखिए, इन पर कार्रवाई करने के बजाय इनको ये गोद में बिठाए हुए हैं मोदी जी और बीजेपी वाले। यही दोगलापंथी है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को दिखा दिया। और कृषि कानून को लेकर देखिए, तमाम जो है टूल किट वाले आए, और ग्रेटा थनबर्ग कहाँ, और मियाँ खलीफा और ये सब आए, खालिस्तानी आए, कौन पन्नू मन्नू आए सब। लेकिन उस सबके पीछे जीएनपीसी और वाम दल थे। लेकिन ये कभी भी यदि खालिस्तानी इस देश के आतंकवादी हैं, आतंकवादी तो हैं ही, उसका साथ देने वाले भी आतंकवादी हैं और उस प्रकार देश के दुश्मन हैं। लेकिन ये बीजेपी इस जीएनपीसी को देश का दुश्मन नहीं मानती है। अब वो क्यों नहीं मानती है? अभी इसके दिमाग में ये घुसाया गया है कि यदि यही नहीं रहेगी तो किसको दिखा करके आप वोट लेंगे? कैसे चुनावी वो माहौल बनेगा? तो देश को खतरे में डाल करके, देश को इन देश के दुश्मनों के हवाले करके भी ये सत्ता में बनी रहना चाहती है बीजेपी। कितनी खतरनाक है इस देश के लिए, कितनी खतरनाक है, और कितने बड़े देशद्रोही है ये बीजेपी। यानी देश के दुश्मनों के हवाले ये देश को करके भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई
नहीं करना, उनको पाल के रखना, सिर्फ इसलिए कि वो रहेंगे तभी उनको दिखा करके वोट मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे और जो है हम सत्ता में बने रहेंगे। ये खतरनाक जो खेल बीजेपी कर रही है, ये सबसे बड़ी दोगलापंथी है और सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। उनको पाल के ही नहीं रखना, बल्कि उनको सारी सुविधाएं देना। सारी सुविधाएं दिल्ली में जहां पर एक एक बिल्डिंग थी, दो दो तीन तीन बिल्डिंग दे दिया। सिक्योरिटी के लिए पूरा 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 लाइन के लाइन वो लगवा दिया। सवाल ये उठता है, बीजेपी और मोदी जी के दिमाग में क्या ये नहीं आता है कि उसी कोरोना काल में हमारे कितने मजदूर भारतीय भाई बहन, जिनको ये गद्दार केजरीवाल जो है किस साजिश के तहत उनको दिल्ली के बाहर निकाला, और क्यों निकाला? सिर्फ जो है 3,000 करोड़ रुपया वो हड़पने के लिए। जो मिला था कि जो कोरोना काल में जिनके रोजगार छूट गए हैं तो उनको भोजन के लिए जो इस दिल्ली सरकार को मिला था 3,000 करोड़ रुपया, तो उस 3,000 करोड़ रुपये को हड़पने के लिए वो जो मजदूर भारतीय भाई बहन थे, जो कि मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के थे और झारखंड के भी रहे होंगे, तो उनको ये गद्दार केजरीवाल कितनी बड़ी साजिश के तहत उसने निकाला। हमारे उन गरीब भारतीय भाई बहन और मजदूर भारतीय भाई बहनों को। अब वो बेचारे यहाँ से पैदल ही चलने को मजबूर हुए, हजारों किलोमीटर तक पैदल गए। और कितना झूठ बोला ये केजरीवाल कितना झूठ बोलता है कि झूठ बोला कि वो ये बॉर्डर पर, आनंद विहार बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार की बसें लगी हुई हैं, और इसने डीटी से, इसने कोई राघव चड्ढा है, उसके जरिए व्हाट्सएप वगैरह के जरिए एक समाचार फैला दिया कि इस तरह की बसें लगी हैं। अपने अधिकारियों से, लाउड स्पीकरों से तमाम जो है वो घोषणा करवाया, और जो मजदूर भारतीय भाई बहन फिलहाल निकलने को तैयार नहीं थे, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन भी कटवाए, उनको मजबूर किया, और सबको ला करके डीटीसी की बसों से लाकर इनको पटक दिया इन बॉर्डरों पर। और वहीं से बेचारे झूठ बोला कि बसें लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार की बसें लगी हुई हैं। झूठ बोला। झूठ बोलने में तो ये सबसे घिनौना अपराधी है ये केजरीवाल, और आता है इस विज्ञापन में मुस्कुराते हुए। और ये चैनल वाले भी कितने कितने इस देश के गद्दार हैं कि इस गद्दार का पैसा लेकर के इसका विज्ञापन दिखाते हैं। समस्या एक जगह तो नहीं है ना। तो वो हमारे भारतीय भाई बहन पैदल चलते हुए कितने कष्टों का, कितनी यातनाओं का वो शिकार हो गए। उसमें हमारी कुछ बच्चियां भी थीं, कुछ हमारी बहुएं थीं, जो कुछ गर्भवती थीं, और चलते चलते उनकी मृत्यु भी हो गई। तो जरा सोचिए कि वो जो हमारी बच्चियां थीं, हमारी बहुएं थीं, जिनकी मृत्यु हो गई, वो भी इस देश के नागरिक हैं। राहुल गांधी भी इस देश का नागरिक है। राहुल गांधी यानी लाखों करोड़, यानी जैसे बताया गया है अब आज की तारीख में माँ बेटे के नाम से, माँ बेटे मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम से 140 से लेकर 150 लाख करोड़, और क्या शानदार की जिंदगी, जेड प्लस की सिक्योरिटी, वो भी एक नागरिक है, और वो डकैत भी है इस देश का। दूसरे हमारे वो जो मजदूर भारतीय भाई बहन और हमारी वो बहुएं, वो बेटियां जो कि मर जा रही हैं, वो भी इस देश की नागरिक है। इतनी सी समझ नहीं है इस बेवकूफ़ और देश के गद्दारों को कि एक और वो जो है हमारे
वो भारतीय भाई बहन बन रहे हैं और इनको जो है सारी सुविधाएं इन डकैतों को दे रहे हैं, देश के डकैतों को। अच्छा, और इनके डकैतों के कालाधन लाने का वादा भी किए थे मोदी जी। आज उनके कालाधन की बात ही नहीं करते सब। तो खैर ये विषय इधर उधर भटक नहीं जाए। तो दोगलापंथी की बात हो रही थी। तो जो दिल्ली में हिंसा हुई सीएए के नाम पर भड़काने वाले ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कराने वाला केजरीवाल अपने अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन से। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल को तो मोदी जी ने बचा लिया, और सिर्फ जो है छुट भइयों को, ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह को लटका दिया। इसको ही कहते हैं दोगलापंथी। और मैंने समझा कि इस दोगलापंथी को इस देश में शासन करने का नैतिक अधिकार बनता है। बिल्कुल इसने मॉरल राइट और नैतिक अधिकार इसने खो दिया है। इस तरह की दोगलापंथी जो कर रही है अपने देशवासियों के साथ, और उसी प्रकार की दोगलापंथी अब ये जो विभाजन दिवस की बात कर रही है, विभाजन का नाम लेकर के इसको वोट तो मिल जाए, लेकिन विभाजन का जो असली अपराधी है वो उजागर ना हो। क्योंकि विभाजन में अब तक जो हवा खड़ा किए हैं, इस विभाजन के जिम्मेदार कौन है? वो जिन्ना है। जबकि ये बीजेपी वालों को भी मालूम है, मोदी जी को भी मालूम है कि इस विभाजन के मुख्य अपराधी वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हैं। उनको मालूम है, लेकिन उनको उजागर नहीं करेंगे। यही दोगलापंथी है बीजेपी की और मोदी जी की। अब ये बताना जरूरी हो गया है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ी गई, खास करके जो पहला प्रमुख स्वतंत्रता का संग्राम हुआ 1857 वाला, उसमें जो सबसे अंडरलाइन और महत्वपूर्ण कारक था हिंदू मुस्लिम एकता, वो अपने चरम सीमा पर थी, अपने शबाब पर थी। और थोड़ी सी गफलत हो गई, नहीं तो अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंका भी जाता। तो गफलत यह हो गया कि अलग अलग तिथियों पर वो मैंने लोगों ने किया। सबसे पहले तो आवेश या जोश में आकर यही जो वो मंगल पांडे ने कर दिया डेट के पहले। तो इस प्रकार वो सब सजग हो गए अंग्रेज, तो वो किसी तरह से विफल हो गया। खैर उन्होंने बहुत कुचल दिया और बड़ी बेरहमी से कुचला उस आंदोलन को। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें ये था हिंदू मुस्लिम एकता। तो उसको कुचलने के बाद अंग्रेज इस बड़े चिंता में थे कि भाई ये जो बगावत हुई है और हमारी अपने खुद की तो सेना है नहीं, वो तो यहीं के लोग जो है हमारी सेना में हैं, और वो किसी वक्त भी ये बगावत वो हो सकती है, दोबारा भी हो सकती है। तो इसमें अच्छा, और ये भी सिद्ध हो गया कि भाई कि हिंदू मुस्लिम यदि एक हो जाएंगे तो यहाँ से अंग्रेज़ों का उखड़ना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो वो जो है इस तरह की नीति बनाने लगे और इसी नीति पर काम करने भी लगे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। और उसके शासनकाल में जितने भी संगठन बनाए गए, याद करिए, सबसे पहला कांग्रेस की स्थापना तो अंग्रेजी सरकार ने खुद एक अंग्रेज के द्वारा ही वो करवाई है। इस सभी भारतीय भाई बहनों को जानना जरूरी है कि कांग्रेस की स्थापना जो है कोई और नहीं, अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज के द्वारा ही करवाई है 1885 में, एओ ह्यूम के द्वारा। तो
ये आपकी कांग्रेस, 1906 में मुस्लिम लीग, 1921 या 22 में हिंदू महासभा और 1925 में आरएसएस। ये चारों जरा याद करिए, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये सब के सब जो है अंग्रेज अपने शासनकाल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये सब संगठन बनाए गए। वो चेहरा कुछ भी हो, वो राष्ट्रवाद, फलानेवाद, और वो कांग्रेस भी है कि हम राष्ट्रवाद, लेकिन मुख्य रूप से ये जो संगठन बनाया गया सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। और पाकिस्तान बनने की बात जहाँ है, जहाँ तक इसका सवाल है, वो 1909 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। तो उसमें मुसलमानों के लिए या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल यानी इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी, और वहीं से वो अलग करने वाली बात वो उसमें आ गई थी। तो उसको ये कांग्रेसियों ने, उस समय के कांग्रेसियों ने बिल्कुल हुबहू उसको मान लिया, और वही मान करके उन्होंने पाकिस्तान बनने की नींव रख दिया कांग्रेसियों ने 1909 में ही। ये जो दूसरों पर इसका इल्ज़ाम भरते हैं, ये इन कांग्रेसियों से पूछा जाना चाहिए कि जब आपने सेपरेट इलेक्टोरेट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आपने वो मान लिया, तो फिर इसका इल्ज़ाम मान करके पाकिस्तान बनने की नींव आपने रख दी, तो कैसे आप जो इसका इल्ज़ाम वो जिन्ना साहब के मत्थे मरते हैं। ये प्रत्येक भारतीय भाई बहन इन कांग्रेसियों से, इस जेएनपीसी वालों से वो करना चाहिए। जिस जिन्ना साहब को ये सबसे बड़ा विलेन के रूप में दिखाते हैं, सबसे बड़ा विलेन माने क्या कहते हैं कि खलनायक के रूप में दिखाते हैं, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जब कांग्रेस जब एक साथ हुई थी, पहले तो टूटी थी 1907 वाले में, नरम दल और गरम दल को लेकर के, फिर 1916 में आकर मिली। तो उसमें दो लोगों की भूमिका प्रमुख थी। एक वो जो लोकमान्य तिलक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा जो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना की पीठ प्रत्येक कांग्रेसियों ने थपथपाई कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, सबसे बड़े नायक हैं, सबसे बड़े दूत हैं। तो ये तो इन कांग्रेसियों से पूछा जाना चाहिए कि जिस जिन्ना को ये कांग्रेसी हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एम्बेसडर मानते थे, उसी को जो है वो यानी पार्टीशन या भारत विभाजन का खलनायक कैसे मानते हैं। तो इन कांग्रेसियों की जो है वो एक दोगलापंथी है। तो अब जो पाकिस्तान बनने वाली बात, एक तो न्यू इन कांग्रेसियों ने रख दी 1909 में। दूसरा और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि जब 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा होती है, किसी ओर से भी, मुस्लिम लीग की ओर से, चाहे जिन्ना साहब की ओर से, वो पाकिस्तान की मांग नहीं होती है। पूर्ण स्वराज की घोषणा के 11 साल बाद 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठती है। ये सभी को जानना चाहिए। यह बीजेपी वालों को भी चाहिए कि वो देश को बताएं कि, और यदि उनको पाकिस्तान की मांग करनी होती तो उसी वक्त भी जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई तो कहते कि नहीं भाई, पहले हमारे पाकिस्तान का मसला को उसका बंदोबस्त करिए, उसको सेटल करिए, तब हम जो है पूर्ण स्वराज का समर्थन करेंगे।
ऐसा कोई मसला नहीं आया। पूर्ण स्वराज की घोषणा के जो 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 1929 में हुआ था, उसके 11 साल बाद 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग उठी है। और वो क्यों उठी है, इसको भी थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा, मतलब वैसे तो विस्तार से कहने तो बताया जाए तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका एक नमूने के तौर पर थोड़ा सा। 1936 में प्रांतीय चुनाव होते हैं। पूरी हुकूमत तो अंग्रेजों की थी, लेकिन थोड़ा सा जैसे नहीं होता अपने स्थानीय निकाय पंचायत वाला, कुछ उसी टाइप का। तो प्रांतीय चुनाव होते हैं और काफ़ी जगहों पर कांग्रेस जीतती है और कुछ जगहों पर मुस्लिम लीग जीतती है। दोनों में एक समझौता भी होता है कि हम जीतें लेकिन हम मिलकर के ही सरकार बनाएंगे, और बाद में ये कांग्रेस वादा भी तोड़ देती है। तो खैर वो विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो कांग्रेसी सरकारों में पहली बार उनको मतलब सरकार मिली, हालांकि सीमित रूप में थी, प्रांतीय स्तर पर थी। तो उसमें ही जो है सत्ता मिलते ही, यानी सीमित सत्ता मिलते ही वो लालची हो गए, भ्रष्ट हो गए। ये देख करके गांधी महोदय को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने बल्कि कहा था कि अब इस कांग्रेस को एक खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया। इस कांग्रेस को एक खूबसूरत दफन, मतलब बोले थे अंग्रेजी में, द टाइम हैज़ कम टू गिव दिस कांग्रेस ए डिसेंट बरियल। ये किन कारण से, जो कि इतने सत्ता लोलुप, लालची, भ्रष्ट हो गए थे वो कांग्रेसी उसमें 1936 में। दूसरा असर यह हुआ कि उसमें जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो उसमें मंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि सारे अच्छे विभाग या मलाईदार जिसे कहते हैं विभाग या मंत्रालय अपने पास रखे, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण के या जिसमें मलाई थी ही नहीं, वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को थमा दिए। तो अच्छे मलाईदार विभाग जो है उस कांग्रेस के जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के नेता थे वो अपने पास रख लिए, और सबसे कम महत्वपूर्ण के, सबसे कम मलाईदार वाले, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को थमा दिया। तो महत्वाकांक्षी तो दोनों ओर होते हैं। तो जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से जो नेता थे कांग्रेस में, वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि अभी तो पूरी हुकूमत अंग्रेजों की है, और तब ये हम लोगों का ये हाल कर रहे हैं। आज जिस वक्त अंग्रेज चले जाएंगे और पूरी सत्ता इन्हीं के पास होगी, तब हम लोगों का ये क्या हाल करेंगे, ये सोच करके उनके नीचे की जमीन खिसक गई, ढल गए वो। तब वो अब ये मुख्यतः सत्ता का ही खेल है, इसमें मजहबी कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई अपना खुद का एक इंतजाम होना चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए। हालांकि इसको मजहबी रंग जो है दोनों ओर से दिया गया। और जानते हैं मजहबी रंग तो बड़े आराम से बेकहे अपने आप चढ़ जाता है किसी के पाप को ढकने के लिए। तो ये है, तो उसी 1936 के 4 साल बाद ही जो है पाकिस्तान की मांग होती है। ये उसकी जड़ है। तो उसकी जड़ में भी ये कांग्रेस ही है। पाकिस्तान की मांग उठने में, पाकिस्तान की मांग जो 1940 में पहली बार उठती है, उसकी भी जड़ में ये कांग्रेस ही है। और जो गांधी महोदय ने बोला कि
इस कांग्रेस को अब ये खूबसूरत दफन देने का वक्त आ गया है, उसकी भी जड़ में ये कांग्रेस ही है, ये समझ जाइए। अब आ जाइए जो विभाजन के यानी जो मोटे मोटे कारण, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। अंग्रेज मैंने ये वो लड़ाई तो जीत गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत टूट चुके थे, नंबर एक। दूसरा जो है आज़ाद हिंद फौज, जिसको कि हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिसका निर्माण किया था, तो आज़ाद हिंद फौज के 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक अपने देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के कारण जो अंग्रेज़ों की रिन RIN रॉयल इंडियन नेवी, उसमें बगावत हो गई और थल सेना में भी बगावत होने जा रही थी, और भी बगावतें और जगहों पर, और उसमें तमाम अखबार की रिपोर्ट हैं, और जो वहाँ की लंदन की लाइब्रेरी में तमाम डॉक्यूमेंट है, तमाम कागजात हैं कि इस तरह की रिपोर्ट के साथ ये बगावत जो है वो थमती नहीं है। आज ये बैरक और कल वो बैरक से बगावतें की समाचार मिले थे। तो ये जब बगावत शुरू हुई, और बगावत क्यों हुई, जो शहादत थी हमारे आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के द्वारा, उस बगावत को देख करके ये अंग्रेज सहम गए और अब सोच लिया 1942 के बाद कि अब जाना है एक जो है सेफ वॉक, और वो भी इज्जत के साथ। तभी से उन्होंने सोच लिया था कि अब भारत छोड़ना है। ये बात ये दोनों गद्दार जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने अंग्रेजों की इस मंशा को सूंघ लिया, ये अंग्रेज यहाँ से जाने वाले हैं। कब? 1945 में। अब सत्ता यानी किसको सौंप के जाएंगे, ये भी सवाल था। और तो जाहिर है कि यदि कांग्रेस को देंगे तो कांग्रेस में किसको देंगे, तो ये हो गया भाई जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहेगा उसी को जो है एक अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री वो बनवा देंगे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट। सन 1942 से लेकर 1945 तक 4 साल तक लगातार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन गद्दारों ने यानी जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी, इन दोनों ने फटाफट जो है वो मौलाना आज़ाद से इस्तीफा ले लिया, यानी नए अध्यक्ष के चुनाव, ताकि इस नेहरू को ही अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि वही अंतरिम मंत्रिमंडल का, मतलब इंटरिम कैबिनेट का वही माने प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बने। इसलिए जो 4 साल से, हालांकि उसमें यह नियम था कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 1 ही साल के लिए होता है, ये बात सही है। लेकिन 42 में वो था भारत छोड़ो था, और भी चीज़ें थे, और इसके बाद कांग्रेस मर भी गई थी। सब लोग अपने घरों में मैंने आराम कर रहे थे। तो किसको पड़ी थी कि आंदोलन चलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव करना, सब कुछ बंद हो गया था। तो उसी चक्कर में वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो 4 साल से चल रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष जो है। लेकिन जब देखा कि कांग्रेस अध्यक्ष को ही जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, फटाफट उनसे इस्तीफा ले लिया, नेहरू को अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए। तो कांग्रेस का जो संविधान था कि भाई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो प्रांतीय इकाइयां हैं, प्रोविंशियल यूनिट्स हैं, वो प्रस्तावित करेंगे।
तो 15 जो है प्रांतीय इकाइयों में से 12 ने प्रस्तावित किया था सरदार पटेल के पक्ष में कि कांग्रेस अध्यक्ष यही बनेंगे, और उनको मालूम था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा वही अंतरिम कैबिनेट का, यानी अंतरिम मंत्रिमंडल का, माने इंटरिम कैबिनेट का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो 15 में से 12, और जो 3 बचे थे, एक आध जो है वो सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया के नाम से, और एक आध जो है या जेबी कृपलानी इत्यादि के नाम से। लेकिन नेहरू के नाम से किसी ने प्रस्तावित नहीं किया था। अब यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी की देश के खिलाफ गद्दारी जो शुरू हो गई। जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है, अब उसी को सत्ता दिलाने के लिए ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी अब जो देश के साथ गद्दारी ये शुरू कर दिया। यही समझने की जरूरत है। और इसी को अब ये बताया जा रहा है, इसी को ये बीजेपी वाले कितने बड़े गद्दार हैं इस देश के, वो बताएंगे नहीं कि क्या गद्दारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश के साथ किया। तो अब वो जिनसे जो है, जिनके पक्ष में एक आध 2 वोट आए थे प्रांतीय इकाइयों से, जिसे सीता भी रमैया, पट्टा भी रमैया, उनसे इस्तीफा लिया, जेबी कृपलानी से इस्तीफा लिया। सरदार पटेल जो है इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उन पर भी दबाव डाल करके इस्तीफा ले लिया। और ये खुद गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए उस नेहरू को प्रस्तावित किया जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। यही गद्दारी पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। अब बीजेपी को भी गद्दार मानिए कि यही बात वो छुपाती है। विभाजन का वो तो चलाएगी, लेकिन जो ये चीज बतानी है जो देश को, वो ढक के रखेगी। तो उसी तरह से कि अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन को तो दिखा दिया, लेकिन उसके मुख्य अपराधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल, उसको बचा लिया। यही दोगलापंथी, यही गद्दारी बीजेपी बराबर एक करती आ रही है देश के खिलाफ। तो अब जब इस तरह की साजिश का पता चला, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक दिया। उनको पता था कि कांग्रेस में कोई चाहे न चाहे, आवाम चाहती है उसको। मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि ये कांग्रेस तो इसकी गिरफ्त में थी, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के। तो वो गलन कर, लेकिन आवाम चाहती थी इनको, मोहम्मद अली जिन्ना को। अब वो ऐसे जब ये सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे थे ये दोनों गद्दार, और उसमें एक घटना और हुई थी। वो जो आज़ाद हिंद फौज के जो बंद कैदी थे इसी लाल किले में, उन पर मुकदमा चला रहे थे अंग्रेज। वो सिर्फ इसलिए कि भारतीयों का मनोबल तोड़ने के लिए, कि देखो तुम जिसको अपना सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त मानते हो, सुभाष चंद्र बोस को, हम उसके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा चला रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से मनोबल तोड़ने के लिए उसने अंग्रेज जो है उन पर मुकदमा चला रहे थे। उस आज़ाद हिंद फौज में जो 3 यानी उप सेना अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट जनरल, वो तीनों समुदाय से थे। यानी एक हिंदू से था, एक मुस्लिम से था, एक सिख से था। हिंदू से थे लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, मुस्लिम से थे लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब,
और सिख समुदाय से थे लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन साहब। जब इन पर भी मुकदमा की बात आई तो पूरा देश में बवाल आ गया। पूरी एकता, पूरे देश में पूरी एकता की लहर दौड़ गई। ये उसमें अखबारों से बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो उसमें एक कद्दावर नेता थी, ये अरुणा आसिफ अली। उन्होंने चिट्ठी लिखा इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि गांधी जी इसमें पूरी एकता की लहर दौड़ रही है अपने अपने देश में, क्यों नहीं इस एकता का इस्तेमाल करके हम लोग एक आंदोलन चलाएं ताकि हमारा देश बटे ना। इसलिए कि एक और ये जवाहरलाल नेहरू चाह रहा था, दूसरी ओर जिन्ना भी चाह रहे थे कि वो भी जो है वो ये प्रधानमंत्री बनाए। तो ये बात आ रही है कि देश को ही बांट दीजिए। तो देश को बांटने का खतरा, बताइए। आज़ादी तो मैंने मिलना तो दूर की बात है, अब देश को बांट करके। तो इन्होंने, अरुणा आसिफ अली ने चिट्ठी लिखा इसको गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को कि आइए हम लोग इस एकता का इस्तेमाल करके देश के ऊपर जो विभाजन का जो खतरा है उसको टालने के लिए जो अभियान चलाएं। धरने पर बैठे, आवरण अनशन करें, कुछ भी करें, लेकिन कि देश के ऊपर विभाजन के खतरे को टालें। नेता अरुणा आसिफ अली के इस पत्र का जवाब वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी क्या देता है? कहता है कि यह हिंदू मुस्लिम में कोई एकता उकता नहीं है। यह तो हिंदू मुस्लिम जो है दीवारों पर जो है वो हाथ मिला रहे हैं। अंग्रेजी में बोला था कि दिस इज नॉट एनी यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स एट दी बैरिकेड्स ओनली। जब ये जवाब उनको मिला, हमारे वो जो नेता थी या नेत्री भी आप कह सकते हैं, अरुणा आसिफ अली, उन्होंने दोबारा पत्र लिखा इस गांधी को कि सही है कि मान लीजिए कि हिंदू मुसलमान अभी दीवारों पर हाथ मिलाते हैं, लेकिन इन दोनों में एकता यहीं से शुरू होती है। ये भी उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, if they are joining hands at the barricades, the unity among them begins from commences from here itself. तो जब इस तरह का पत्र इन्होंने अरुणा आसिफ अली ने दोबारा दिया उस मोहनदास करमचंद गांधी को, इसके बाद वो चुप हो गया, कुछ जवाब ही नहीं दिया। कहने का मतलब है कि देश को विभाजन करने की उसकी पूरी मंशा थी उसकी। किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी की। यानी जिस सवाल इस बात का है कि जो इतना बड़ा मैंने देश को बांटने वाला इतना बड़ा अपराधी है, उसको ये जीएनपीसी वाले राष्ट्रपिता जो है जो कह करके उसके पापों को ढक रहे हैं। अब बीजेपी भी विभाजन का ये अभियान तो चला रही है, लेकिन जो विभाजन का जो मुख्य आरोपी है, मुख्य अपराधी है मोहनदास करमचंद गांधी को, उसको बेनकाब नहीं करना चाहती है। और बेनकाब तो खैर बहुत दूर की बात, उसके हत्यारे जो मोहनदास वो था नाथूराम गोडसे, उसके नाम से यह कांग्रेसियों को एक मौका देती है कि ये बीजेपी जो है गांधी के हत्यारे की पार्टी है और हम गांधी जी की पार्टी है। ऐसा करने से वो सारे पाप जो है कांग्रेस के, देश का विभाजन है, सत्ता को हथियाना है, और भी जो है मैंने जो लद्दाख का जो अक्साई चीन वाला हिस्सा जो है, जो 42,000 वर्ग मील जो दे दिया इस गद्दार नेहरू ने। तिब्बत हमसे मिलने जा रहा, तिब्बत को भी नहीं दिया। जो सुरक्षा परिषद की जो है परमानेंट सीट मिली थी भारत को, वो भी अपने दुश्मन चीन को दे दिया। सारी गद्दारियां हैं। तो सारी गद्दारी को पाप को ढकने के लिए ये बीजेपी हमेशा
उसको मौका देती रहती है, इस गद्दार जेएनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी को, कि ये बीजेपी जो है गांधी के हत्यारे की पार्टी है और वो गांधी जी की पार्टी है। ये सबसे बड़ी दोगलापंथी है बीजेपी की। बीजेपी कभी भी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, खुदीराम बोस, सुब्रमण्यम भारती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी चंद्रमा, रानी गडलू, इनका नाम नहीं लेती है। उसकी सबसे बड़ी गद्दारी है कि सिर्फ नाम लेती है वो सावरकर का, इसलिए कि सावरकर का नाम लेते ही इस जेएनपीसी को, कांग्रेस को अपने पाप छुपाने का सबसे बड़ा हथियार उसको मिल जाता है। ये जानबूझ करके भारतीय जनता दल जो ये बताना चाह रहा है कि कितनी बड़ी दोगलापंथी कर रही है बीजेपी हमारे देशवासियों के साथ, हमारे देश के साथ, ये समझना जरूरी है। राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके आगे आने वाले एपिसोड में जो इसने ओबीसी का क्या आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण तो पहले भी था, लेकिन उसको यानी ये शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो इसने दिलवा दिया है, ये देश को बांटने वाला है। आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा कि अब ये मांग उठ रही है कि जात के आधार पर गणना हो। वो सबसे बड़ी दोगलापंथी, और ये दोगलापंथी का उनका अनुकरण करते हुए और भी मीडिया वाले वो भी जो है वो दोगलापंथी कर रहे हैं। ये बताया जाएगा। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी देश बांटने पर आमादा था, इसलिए वो अरुणा आसफ अली का जो नेता थी, जो कहती थी कि इस जो उसमें एकता की पूरी लहर थी अपने देश में, उसका इस्तेमाल करके देश के ऊपर जो देश बंटने का जो खतरा है उसको टालने के लिए कोशिश की जाए, अभियान चलाया जाए। उसको मैंने ये बहाना वो बहाना करके उसके पक्ष में नहीं था, उसको टाल गया, सिर्फ इसलिए कि उसके मंशा में थी कि देश को बांटना है। और देश को क्यों बांटना है बताएंगे कि ये था चूँकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उस पर दावा कर दिया था प्रधानमंत्री पद की, जो कि जिस तरह की साजिश ये दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, इनकी गद्दारियों को देख करके, इनकी चालबाजियों को देख करके उन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी उन्होंने ठोक दी थी। अब इस मोहम्मद अली जिन्ना को निपटाना था, और यही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में उस समय देश की आवाम भी थी। अब चूंकि ये एपिसोड लंबा हो गया है, अब इसको यहीं पर हम रोक रहे हैं। इसके बाद वाले एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरह से यानी देश उस समय देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारत की आवाम थी। और ये तो अब जाने गए हैं कि कांग्रेस चाहती थी वो सरदार पटेल को। तो इसका मतलब कि देश में कोई भी नहीं चाहता था इस नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनने के, सिवाय गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के। उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है उस दूसरे गद्दार जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए ये पूरा देश विभाजन वगैरह करवाया। तो और जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी इसमें बहुत ही शातिर होशियार है कि किसी भी अपराध को कोई भी रंग दे दो। तो अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।